हेलो फ्रेंड्स, 248 नॉट आउट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और आज हम चर्चा करेंगे एक हॉट टॉपिक के ऊपर। और वो टॉपिक है कि रोहित शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाजी कौन करेगा, केएल राहुल या शुभमन गिल। तो केएल राहुल, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार आपको वीडियोस में बताया है कि वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। और मुझे बहुत दुख होता है जब भारत जैसे देश, जो कि 140 करोड़ की जनता है और क्रिकेट जगत में हमारे काफी बल्लेबाज अपना नाम कमा चुके हैं और एक बल्लेबाजी कंट्री के तौर पर हम जाने जाते रहे हैं, अगर उस कंट्री में उनकी नेशनल टीम में अगर अनडिजर्विंग प्लेयर खेल रहा है, तो वो ना केवल हम जनता के साथ बल्कि उन प्लेयर्स के साथ भी अन्याय हो रहा है जो अपना इतना समय देकर इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतना खून पसीना एक कर देते हैं। पर फिर भी हम उनको या तो बेंच पर बिठा देते हैं या उनको हम बाहर रखते हैं, और ना केवल उनका टाइम बल्कि उनका टैलेंट, उनका कॉन्फिडेंस भी हम जाया करते हैं। तो अब आप बात करेंगे कि केएल राहुल कैसे अनडिजर्विंग है, शायद मैं उनके हमेशा से अगेंस्ट रहा हूं या फिर मैं शुभमन गिल को फेवर कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए अब हम जानते हैं आंकड़ों की मदद से कि कौन कितना डिजर्विंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं शुभमन गिल, एक उभरता हुआ सितारा। इस समय क्रिकेट जगत को उन्होंने हिला के रख दिया। जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में दी है, न्यूजीलैंड हो चाहे श्रीलंका हो, और उससे पहले बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के अंदर भी। लेकिन मैं ये हमेशा से कहता रहा हूं कि हमें कभी भी फॉर्मेट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर फॉर्मेट की एक अलग चैलेंजेस है, अलग स्थिति में खेलना पड़ता है। T20 बिल्कुल डिफरेंट है, ओडीआई डिफरेंट है, और टेस्ट क्रिकेट तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो अब जैसा कि हम बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट के बारे में, तो टेस्ट क्रिकेट में अगर मैं बात करूं तो शुभमन गिल का रिकॉर्ड भी कुछ कुछ केएल राहुल की तरह ही है, उतना अभी फ्लरिश नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर हम बात करें लास्ट सीरीज में बांग्लादेश के साथ, अगर हम दोनों का ही आंकड़ा देखें, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो दोनों ने ही 4 इनिंग्स खेली हैं, लेकिन केएल राहुल केवल 57 रन बना पाए हैं, जबकि शुभमन गिल ने उनसे 100 रन ज्यादा बनाए हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि करीब करीब उन्होंने 2.5 से 3 गुना रन ज्यादा बनाए हैं केएल राहुल से। अगर हम उनका केएल राहुल का स्ट्राइक रेट और इनका स्ट्राइक रेट कंपेयर करें, तो ऑलमोस्ट डबल का स्ट्राइक रेट है शुभमन गिल का। और शुभमन गिल इस समय अगर हम करंट फॉर्म भी देखें, इवन दो व्हाइट बॉल फॉर्मेट में ही है, तो उसके बेसिस पर भी शुभमन गिल केएल राहुल से पहले बनते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि शुभमन गिल जो है T20 में पहले उन्होंने स्ट्रगल किया था 5 मैचेस में, और छठे मैच में आके सेंचुरी लगाई। लेकिन श्रीलंका और न्यूजीलैंड, जो कि दोनों ही इंडिया के अंदर जो आए थे, वो वीक बॉलिंग अटैक के साथ आए थे। श्रीलंका ऑलरेडी एक स्ट्रगलिंग टीम है, इवन दो एशिया कप वो जीते हैं, पर अभी भी वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, ट्रांजिशन फेज में चल रहा है। न्यूजीलैंड अपने स्ट्रॉन्ग बॉलर्स को लेकर नहीं आया था, ना साउदी थे ना बोल्ट थे। तो एक मैं कहूंगा वीक बॉलिंग अटैक, फ्लैट ट्रैक्स और छोटे ग्राउंड्स का भी फायदा शुभमन गिल को मिला। लेकिन किसी भी तरीके के ओडीआई मैच में अगर आप डबल 100 बना रहे हैं, तो आप कुछ स्पेशल टैलेंट है। सिमिलरली उन्होंने T20 में भी अच्छा परफॉर्म किया लास्ट मैच के अंदर। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी डिजर्व करते हैं। लेकिन उनका मुकाबला है इस समय केएल राहुल जैसे टुन्नू प्लेयर के साथ। टुन्नू का मतलब एक बिल्कुल घसियारा प्लेयर जो कि बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। तो केएल राहुल पर अगर मैं आता हूं, तो वो ना केवल टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ओडीआईज भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं, और जब भी कोई रेगुलर कैप्टन टीम में नहीं होता तो कप्तानी भी करते हैं। जब वो ओपनर के तौर पर फेल होते हैं तो उनको मिडिल ऑर्डर में ले आते हैं, जब वो मिडिल ऑर्डर के तौर पर भी फेल हो जाते हैं तो उनको विकेट कीपर भी आप बना देते हो। तो मतलब आपको किसी ना किसी तरीके से केएल राहुल जैसे एक टुन्नू प्लेयर को टीम में जगह देनी है, जिससे कि आप कई डिजर्विंग प्लेयर्स का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि किन डिजर्विंग प्लेयर्स का हम टाइम वेस्ट, या केएल राहुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ T20 की, जब वो T20 में अगर ओपन करते हैं, तो वो पृथ्वी शॉ जैसे टैलेंटेड प्लेयर का पूरा टाइम या पूरा करियर खाने की जगह खा रहे हैं उनकी। या फिर अगर हम, कई लोग बोलते हैं कि वो विकेट कीपिंग भी करते हैं और ओपनिंग भी करते हैं, अगर ऐसा है तो वो संजू सैमसन की जगह खा रहे हैं। क्योंकि संजू सैमसन, हम सबको पता है कि वो अपनी राजस्थान रॉयल्स के लिए वो ओपनिंग भी करते हैं और विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर दो प्लेयर्स का करियर खा रहे हैं वो। सिमिलरली अगर हम ओडीआईज में देखें, तो वो विकेट कीपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर खेलते हैं। लेकिन अगर हम उसको ना खिलाएं, तो हम संजू सैमसन को खिला सकते हैं, जिनको कभी भी रेगुलर मौका नहीं मिला। और शायद वो एक कैंपेन भी चला था कि हमें जस्टिस चाहिए संजू सैमसन के लिए, तो वो उनको हमने अभी नहीं दिया है, और हम केएल राहुल को फेवर करते रहे। लेकिन अगर हम उनको ओपनर के तौर पर खिलाते हैं, तो हम शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ जैसे दो प्लेयर्स का भी करियर खराब करते हैं। तो केएल राहुल 4 प्लेयर्स का तो करियर जो है आपको मैंने व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर बता दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, अगर हम टेस्ट मैचेस के अंदर खिलाते हैं केएल राहुल को जन ओपनर, क्योंकि वो विकेट कीपिंग तो टेस्ट मैचेस में करेंगे नहीं, इतने अच्छे विकेट कीपर वो नहीं है। तो अगर हम उनको खिलाते हैं टेस्ट मैच में ओपनिंग के तौर पर, तो शुभमन गिल का करियर खराब करते हैं। और अगर शुभमन गिल भी फेल होते हैं, तो उनकी जगह पृथ्वी शॉ को खेलना चाहिए। लेकिन हम फिर पृथ्वी शॉ का भी यानी कि वो करियर खराब कर रहे हैं। और अगर हम केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में लेकर आते हैं टेस्ट मैचेस के अंदर,
तो हम सूर्य कुमार यादव और सरफराज खान जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स का करियर वेस्ट कर रहे हैं। तो यानी कि आप देखिए ओवरऑल ये करीब करीब 5 से 6 प्लेयर का करियर एक अकेला प्लेयर बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो इस वजह से मैं बोलता रहा हूं कि बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है, इनके कोई आंकड़े नहीं है। अब आप कहेंगे कि कोई आंकड़े क्यों नहीं है, तो आइए हम देखते हैं 2018 से। 2018, 19, 20, 21, 22, 23 अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो यानी इन 5 सालों में केएल राहुल ने क्या किया है। तो 2018 में अगर आप देखें, इनकी जो है एवरेज केवल 22 की थी, 100 इन्होंने लगाया। 19 में तो इनकी एवरेज फिर 22 की ही थी, वहां पर कोई 100 नहीं है। 20 में कोविड-19 की वजह से कोई टेस्ट मैच इंडिया ने नहीं खेला, तो इस वजह से वहां पर कोई भी मैच नहीं हुआ। तो 2021 में अगर हम आते हैं, तो वहां पर इन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत ठीक खेला और 46 की एवरेज बनाई है। और फिर अगर हम 2022 जो कि लास्ट ईयर गया है, वहां पर तो इनकी एवरेज 17 तक रह गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं कि इनकी एवरेज इतनी कम है तब भी खेल रहे हैं, ये तो एक सवाल है ही, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि जब 2018 और 19 में इन भाई साहब ने केवल 22-22 की एवरेज से रन बनाए हैं, तो ये 2021 की टेस्ट टीम में कैसे है? क्या ये आईपीएल की परफॉर्मेंस की बेसिस पे आप टेस्ट टीम में इनको सेलेक्ट कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या 46 की एवरेज उतनी जस्टिफाइड है? और अगर जस्टिफाइड है, 21 में इन्होंने 46 की एवरेज अगर बनाई, तो फिर ये 22 में जब 17 की एवरेज पे है, तो ये वाइस कैप्टन कैसे हैं और टीम में कैसे हैं? क्या इतने ही मौके हम किसी और प्लेयर को देते? शायद नहीं देते। अगर मैं इसको समराइज करूं 2018 के बाद, 2018 से इनके टेस्ट करियर को अभी तक, तो इन्होंने 45 इनिंग्स में केवल 1176 रन बनाए हैं, जो कि मात्र 26 की एवरेज से। इसमें इन्होंने 300 और 350 बनाई है और 5 बार ये शून्य पर आउट हुए। तो अगर आप इस सबको पूरा समराइज करें, तो ये केवल 6 ही इनिंग्स में 50 या उससे ऊपर का आंकड़ा पार कर पाए 45 इनिंग्स के अंदर, यानी कि मात्र 15%। तो 15% क्या है? 15% भी मैं कहूंगा कि बिल्कुल पूरा नहीं बैठ रहा है। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि किस हिसाब की परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। और अगर आप देखें कि इनका जो करियर का जो रिकॉर्ड है, 78 इनिंग्स जो है इनकी, और शुभमन गिल के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, तो शुभमन गिल का भी 32 की एवरेज है और इनकी 34 की एवरेज है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये 10 या 10 से कम के स्कोर पर अपने करियर में करीब करीब 30 से 35 बार ये आउट हुए हैं। और अगर हम उसको थोड़ा सा और ब्रॉड करते हैं, 11 से 30 तक लेके जाते हैं, तो ये करीब करीब टोटल 0 से 30 के बीच में अराउंड अराउंड 48 टाइम्स आउट हुए हैं 78 इनिंग्स के अंदर। तो आप देखिए कम से कम अराउंड अराउंड 60% इनिंग्स में ये फेल ही हो जाते हैं, बिल्कुल कभी कंटिन्यू ही नहीं कर पाते। जबकि शुभमन गिल के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो उन्होंने खेली, उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो लास्ट मैच था, जो ब्रिस्बेन में हमने खेला था गाबा के अंदर, उसमें हम मैच भी जीत कर आए और सीरीज भी जीत कर आए। और उस इनिंग का जो हीरो है, हम सब ऋषभ पंत को मानते हैं, और नो डाउट कि वो हीरो थे भी। और पुजारा के भी जो उन्होंने एक डिफाइंस इनिंग खेली थी, जो बिल्कुल डिफेंस से भरपूर, और शायद उन्होंने अपनी बॉडी पर इतनी बॉलें झेली थी, तो इसकी वजह से ऋषभ पंत और पुजारा की इनिंग्स की वजह से शुभमन गिल के 91 की इनिंग जो है कहीं ना कहीं दब गई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शुभमन गिल की वो 91 की इनिंग्स, 91 का जो स्कोर था, वो हाईएस्ट स्कोर था इंडिया की तरफ से उस फोर्थ इनिंग के अंदर। तो शुभमन गिल को पूरा वो क्रेडिट मिलना चाहिए। और अगर हम ऐसे यंग प्लेयर्स का जो है कॉन्फिडेंस लो करते रहेंगे कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी अगर वो बेंच पर बैठते हैं, तो मैं कहूंगा कि ये इनजस्टिस होगा शुभमन गिल के साथ या बाकी जो भी प्लेयर्स हैं उनके साथ। अभी रिसेंटली मैंने, शायद कल ही, वसीम जाफर साहब जो कि एक्स क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया, अपनी प्लेइंग 11 बताई। उसमें उन्होंने केएल राहुल को ओपन कराया है और शुभमन गिल को 5वें नंबर पर रखा है। तो इससे मुझे क्या लगता है कि ये शुभमन गिल द ओपनर के साथ इनजस्टिस है। उनको आप मिडिल ऑर्डर में नहीं खिलाना चाहिए। जब उन्होंने एज एन ओपनर परफॉर्म किया है, तो आप उनको एज एन ओपनर खिलाइए। अगर आप ओपनर को मिडिल ऑर्डर में खिलाते रहेंगे, तो आप क्या संकेत दे रहे हैं टीम को? आप यही तो बोलना चाह रहे हैं कि आप ओपनिंग ही करते रहिए, फिर तो हर कोई ओपनर ही बनना चाहेगा, फिर मिडिल ऑर्डर में कोई क्यों आएगा? सूर्य कुमार यादव मिडिल ऑर्डर में बैठे हैं, सरफराज खान जो कि टीम में ही नहीं है, उनकी जगह बनती है लेकिन उनको नहीं लिया गया। कल को श्रेयस अय्यर भी वापस आएंगे, तो आप मिडिल ऑर्डर बैटर्स को क्या संकेत दे रहे हैं जो डोमेस्टिक लेवल पर खेल रहे हैं कि आपकी कोई जगह नहीं है, आप ओपनर बनिए, क्योंकि हम ओपनर से तो मिडिल ऑर्डर में भी आपको खिला ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। और हमको सूर्य कुमार यादव जो कि एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, उन्हीं को खिलाना चाहिए। अभी जैसे कि श्रेयस अय्यर इंजर्ड हैं, तो सूर्य कुमार यादव को खिलाना चाहिए और केएस भरत को खिलाना चाहिए। हमने अपने पिछले वीडियो में ये बोला था कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को खिलाना चाहिए, क्योंकि हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो काउंटर अटैकिंग कर पाए। लेकिन अब ईशान किशन को हम नहीं खिला सकते, क्योंकि अगर हम 5वें नंबर पर शुभमन गिल को खिला लेते हैं, तो वो काउंटर अटैक नहीं कर सकते। और सूर्य कुमार यादव में वो क्षमता है जो ऋषभ पंत टाइप एक काउंटर अटैकिंग कर सकते हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा इस्तेमाल करते हैं अपने फुटवर्क का भी। तो सूर्य कुमार यादव को यहाँ पर खेलना चाहिए।
शुभमन गिल को ओपन करना चाहिए और के एस भरत को नंबर 6 पर आना चाहिए। उसके अलावा हमारी पूरी टीम सेम रहेगी। जाफर साहब से मैं यहाँ पर बिल्कुल सहमत भी हूँ। आप देखिए मैंने कितने सारे ट्वीट वसीम जाफर साहब को किए हैं। बिल्कुल उनका लॉजिक अच्छा है। कुलदीप यादव को टीम में इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक वैरायटी लेकर आते हैं। लेकिन के राहुल ओपन और शुभमन गिल नंबर 5 पर, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। शुभमन गिल को ओपन करना चाहिए। मैंने सारे आंकड़ों के हिसाब से आपको बता भी दिया है कि किस हिसाब से के राहुल परफॉर्म करते आए हैं। और पिछली 15 इनिंग में के राहुल के ऊपर एक स्टैट और भी है कि पिछली 15 इनिंग में के राहुल की स्ट्राइक रेट एक बार भी 50 तक टच नहीं कर पाई है। यानी कि वो कितना डिफेंसिव खेलते हैं। बांग्लादेश की जो सीरीज हुई थी टेस्ट मैच, जब उनको कप्तान बना दिया गया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीरीज शुरू होने से पहले उन्होंने कहा था कि हम इंग्लैंड की तरह अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। और वहां पर उनकी उस सीरीज के अंदर उनकी स्ट्राइक रेट रही है 32-33 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 57 रन बनाए। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना दबाव बनाते हैं। और वो सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं, वो आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर भी दबाव बनाते हैं। उसका कारण ये है कि जब वो इतना स्लो खेलते हैं तो स्पिनर्स को अपनी एक लाइन और लेंथ जो कि ढूंढने में मुश्किल होती है, अगर आप बल्लेबाज उन पर शुरू से एक अटैक अटैक बनाकर रखें, आक्रामक रवैया अपना के रखें। लेकिन जब आप इतना स्लो खेलते हैं, इतना धीरे खेलते हैं, तो उनको लाइन लेंथ मिल जाती है। तो कभी ना कभी तो आपकी विकेट ले ही जाते हैं। आप तो रन बनाना ही नहीं चाह रहे। लेकिन जो नए बल्लेबाज आते हैं और जब वो इतनी सटीक लाइन और लेंथ से स्पिनर गेंदबाज जो है गेंदबाजी करेंगे, तो उनको भी डेफिनेटली इसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं कहूंगा कि शुभमन गिल को ओपन करना चाहिए। नंबर 5 पर सूर्य कुमार यादव होने चाहिए और नंबर 6 पर के एस भरत। तो दोस्तों, अगर आप भी मुझसे सहमत हैं या आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन कीप वॉचिंग 248 नॉट।